हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बीए सेकेंड ईयर का टॉपिक हंटिंगटन द्वारा मानव भूगोल के क्षेत्र। हंटिंगटन जो महोदय थे, इन्होंने मानव भूगोल में काफ़ी योगदान दिया है और मानव भूगोल में हम किस किस चीज़ को पढ़ेंगे या उन्होंने मानव भूगोल का एक दायरा बनाया है कि मानव भूगोल में हम क्या क्या अध्ययन कर सकते हैं। तो ये जो है अध्ययन क्षेत्र हमारा हंटिंगटन द्वारा बताया गया अध्ययन क्षेत्र है या विषय क्षेत्र भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, अब हंटिंगटन जो थे उन्होंने दो विचारधाराएं हैं, एक है संभववाद या सबसे पहले आती है एक निश्चयवाद और दूसरी है संभववाद। ठीक है, लेकिन हंटिंगटन महोदय ने ना तो निश्चयवाद को इम्पोर्टेंस दी ना संभववाद को इम्पोर्टेंस दी। उन्होंने समन्वयवाद के आधार पर मानव भूगोल के क्षेत्र को समझाया है। ये दोनों विचारधाराएं अभी टॉपिक आएगा तब समझाऊंगी, बस थोड़ा हिंट दे देती हूँ। निश्चयवाद क्या होता है? निश्चयवाद यानी प्रकृति का नियंत्रण। ठीक है, संभववाद प्रकृति दास के रूप में। बस अभी इतना समझ लो। ठीक है, निश्चयवाद में क्या कहा गया है कि प्रकृति का पूरा नियंत्रण रहता है मानव पर, मानव प्रकृति के अनुसार ही अपने आप को ढालता है। और संभववाद में कहा जाता है कि प्रकृति एक दास के जैसा कुछ नहीं है, हम जैसे चाहें वैसे प्रकृति को अपने नियंत्रण में कर सकते हैं। ठीक है, जबकि हंटिंगटन ने क्या कहा है? समन्वयवाद। ना तो निश्चयवाद को इम्पोर्टेंस दी ना संभववाद को इम्पोर्टेंस दी, उन्होंने समन्वयवाद शब्द का प्रयोग किया। इसको एक नया नाम दिया था, पहले ग्रिफिथ टेलर ने भी नाम दिया था नव निश्चयवाद। जो नव निश्चयवाद है वो भी समन्वयवाद के समान ही है। तो मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को समझाने के लिए हंटिंगटन ने समन्वयवाद शब्द का प्रयोग किया और इस आधार पर मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को समझाने की चेष्टा की है। उन्होंने मानव भूगोल के क्षेत्र को 3 भागों में बांटा: प्राकृतिक क्रियाएं, जीव और मानव प्रतिक्रिया। प्राकृतिक क्रियाएं, जीव और तीसरा आता है हमारा मानव क्रियाएं। ठीक है, अब इस आधार पर उन्होंने मानव भूगोल के क्षेत्र को समझाने की कोशिश की है। प्राकृतिक क्रियाओं में सबसे पहला आता है हमारा पृथ्वी एक ग्लोब के रूप में। पहला है हमारा पृथ्वी एक ग्लोब के रूप में। अगर हम इस चीज़ को समझें कि पृथ्वी एक ग्लोब के रूप में है, तो अगर हम पृथ्वी की कंडीशन को देखें तो पृथ्वी क्या है? एक ग्लोब ही है। ग्लोब को पृथ्वी कहते हैं। ये 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री है। ठीक है, ये बोलते हैं कर्क रेखा, इसको बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है, अब पृथ्वी के ग्लोब के रूप में मानव भूगोल में हम कैसे अध्ययन करते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, अपने अक्ष पर झुकी है 66.5 डिग्री और अपने अक्ष पर झुकी है 23.5 66.5 डिग्री। इस आधार पर अगर हम देखें पृथ्वी अपने अक्ष और कक्ष पर जो झुकी हुई है, इस आधार पर भी पृथ्वी को क्या कंडीशन है जो मानव के लिए उपयुक्त है। क्योंकि अगर पृथ्वी अक्ष और कक्ष पे ना झुकी होती
तो हमारी जो जलवायु दशाएं हैं वो हमें नहीं मिलती। तो जो मानव के लिए अधिक उपयोगी हैं जलवायु दशाएं वो सब कहाँ मिलती हैं? पृथ्वी के ग्लोब के रूप में। तो हम इसमें क्या अध्ययन करेंगे कि पृथ्वी के ग्लोब की स्थिति क्या है, इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है, इसका देशांतरीय विस्तार कहाँ है क्या है, कहाँ पर कैसी कंडीशन पाई जाती है ग्लोब में, जो तापमान है वो कहाँ अधिक रहता है, कहाँ कम रहता है, क्योंकि मानव जो है ना तो अधिक तापमान में उपयुक्त है मानव के लिए और ना ही कम तापमान उपयुक्त रहता है। तो उस कंडीशन में पृथ्वी की ग्लोब में स्थिति क्या है वो सब का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। ये जो है इसका एक स्वरूप है। ठीक है। दूसरा आता है भूमि का आकार। भूमि के आकार के रूप में हम मानव भूगोल के विषय क्षेत्र की बात करें तो भूमि के आकार को हम 3 रूप में हम बांटते हैं। ये कंपटीशन में भी बहुत क्वेश्चन आता है कि 3 होती हैं। प्रथम श्रेणी, जिसमें महाद्वीप व महासागर आते हैं। दूसरी श्रेणी या द्वितीय श्रेणी, इसमें आते हैं पर्वत, पठार, मैदान, तटीय क्षेत्र, जो संरचनाएं बनाई गई हैं। और तृतीय श्रेणी में आता है हमारा हवा, या इसको हम ज्योग्राफी लेवल जो भाषा में कहेंगे वायु, जल, काष्ठ, ये तुमने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है सारा, हिमानी आदि के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ या आदि से निर्मित स्थलाकृतियाँ। ठीक है। तो भूमि का आकार कैसा है ये सब का अध्ययन इस रूप में करते हैं कि वो महाद्वीपीय क्षेत्र है या महासागरीय क्षेत्र है। महाद्वीपीय क्षेत्र है तो पर्वत है, पठार है, मैदान है, या तटीय क्षेत्र है। और तटीय क्षेत्र में वहाँ पर कौन सी आकृतियाँ अधिक पाई जाती हैं, वायु के द्वारा अपरदनात्मक हैं या निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। इस आधार पर इसका वर्गीकरण सम्मिलित किया गया है, जो मानव के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मानव अपनी सारी क्रियाएं या व्यवसाय या जीवन का विकास वो किस आधार पर करता है कि वहाँ की जो भूमि का आकार कैसा है। इसी पर मानव का व्यवसाय निर्भर करता है, इसी पर मानव का जीवन निर्भर करता है। ठीक है। तीसरा आता है हमारा जल राशि। जल राशि का भी बहुत महत्व है, क्योंकि मानव उन्हीं क्षेत्रों में रहना पसंद करता है जहाँ पर जल की उपलब्धता होती है। अगर हम जन घनत्व की बात करें तो सबसे अधिक जन घनत्व कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? मैदानी क्षेत्र में। ठीक है। अब मैदानी क्षेत्र में भी कहाँ क्षेत्र में पाया जाता है? जहाँ पर नदी या भूमिगत जल उपलब्ध होता है। और नदी, झरने, जल, या हम कह सकते हैं झील भी आ सकती है इसके अंतर्गत। ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पूरे ग्लोब पर अगर बात करें तो 71% क्षेत्र पर जल है, लेकिन ये 71% क्षेत्र पर जल जो उपलब्ध है वो हमारे लिए उपयुक्त ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जल कैसा है? क्षारीय है। इसमें से मात्र 3% जल ही हमारे काम के योग्य रहता है। तो जब 3% जल ही मानव के काम के योग्य है तो वो कहाँ पर है? जहाँ पर अधिक होगा मानव भी वहीं पर अधिक निवास करता है। ठीक है। तो ये मानव क्षेत्र में आ जाता है कि मानव कहाँ पर अपने लिए उपयुक्त स्थिति समझता है, जहाँ पर जल की सुविधा सही होगी। ठीक है। तीसरा आता है, नेक्स्ट आता है मिट्टियाँ एवं खनिज। मिट्टी एवं खनिज। अब मिट्टी और खनिज भी मानव को या मानव के विषय भूगोल के विषय क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, क्योंकि उपयुक्त मिट्टी और अधिक खनिज वाले क्षेत्रों में मानव
विकसित अवस्था में रहता है, मानव का विकास भी अधिक होता है। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर मिट्टी उपजाऊ होगी, जहाँ पर मिट्टी उपयोगी होगी, वहाँ पर मानव जनसमूह अधिक रहेगा, यानी मानव का विकास अधिक होगा। दूसरा खनिज, खनिज तो आज के समय में हमारे विकास का मुख्य आधार बना हुआ है। तो जहाँ पर भी खनिज अधिक होते हैं, जैसे दामोदर घाटी है, झारखंड है, सिंगापुर सिंगरौन है, ये क्षेत्र कैसे हैं, या हम ये कहें कि हमारा पूर्वोत्तर क्षेत्र जिसमें झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल आते हैं, यहाँ पर खनिज अधिक पाए जाते हैं, वहाँ पर जनसंख्या भी अधिक देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अगला आता है हमारा जलवायु। जलवायु भी सबसे अधिक प्रभाव मानव के रहने पर डालता है, यानी मानव का विषय क्षेत्र, क्योंकि हम अध्ययन कर रहे हैं मानव भूगोल में मानव का, और मानव कहाँ रहता है, जहाँ पर जलवायु सम होती है। सम जलवायु कहाँ होगी, जहाँ टेम्परेचर ना ज़्यादा हो ना कम हो। आज के समय में जनघनत्व इतना अधिक हो चुका है, जनसंख्या इतनी अधिक हो गई है कि वह हर एक क्षेत्र में निवास करती है, लेकिन कहाँ पर सघनता पाई जाती है, कहाँ पर विरलता पाई जाती है, इस हिसाब से देखें तो जो जलवायु क्षेत्र, सम जलवायु क्षेत्र है, वहाँ जनसंख्या अधिक सघन पाई जाती है, और जहाँ पर जनसंख्या विरल है वहाँ की जलवायु कठोर होगी या अन्य कोई कारण होगा जिस कारण से वहाँ पर जनसंख्या हमारी कम निवास करती है। ठीक है, अगला आता है हमारा जीवों। इसमें पशु, पौधे और मनुष्य आते हैं। पशु, पौधे और मनुष्य, ये तीनों ही आते हैं। अब तीनों का अध्ययन हम मानव भूगोल के क्षेत्र में क्यों करते हैं, क्योंकि मनुष्य अपने जीविकोपार्जन के लिए पौधों और पशु पर निर्भर रहता है, और अगर मानव को जीविकोपार्जन नहीं मिलेगा तो वो अपने आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाएगा। ठीक है, तीसरा आता है हमारा मानवीय अभिक्रियाएं। इसमें आता है पहला प्राथमिक आवश्यकता। हमारी प्राथमिक आवश्यकता क्या है, ये सबको पता है, रोटी, कपड़ा, मकान, ये तो मुख्य आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूं, पहली हमारी प्राथमिक आवश्यकता कौन सी है, नंबर 1 आता है रोटी, कपड़ा, मकान। इसके बाद आती है सुरक्षा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो जाती है। अगर हमारे पास रोटी, कपड़ा, मकान है, उसके बाद हमें सबसे पहले जो चाहिए होती है वो सुरक्षा चाहिए होती है, और सुरक्षा के बाद चाहिए आवागमन के साधन। अगर आवागमन के साधन नहीं होंगे तो मानव संस्कृतियां आपस में एक दूसरे से कैसे मिलेंगी, यानी संस्कृतियों के विकास के लिए भी इन सब की आवश्यकता होती है। तो ये सब चीज़ें हमारे मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में क्यों आ गई, रोटी व्यवसाय के लिए कृषि आ जाती है, कपड़ा कृषि, ये सब चीज़ें हम मानव भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं कि ये हमारी प्राथमिक आवश्यकताएँ हैं। दूसरा आता है हमारा मुख्य व्यवसाय। अब मुख्य व्यवसाय कौन सा है, ये वहाँ की स्थलाकृति पर निर्भर करता है कि हम कौन सा व्यवसाय कर रहे हैं। व्यवसाय बहुत सारे होते हैं, जैसे शिकार करना, लकड़ी पर काटना, मछली पालना, पशुओं को पालना, ये सारे शिकार होकर मुख्य व्यवसाय होते हैं। इधर ही लिख देती हूँ, ठीक है, जैसे कि मछली पालना। अब मछली का पालन कहाँ होता है, जहाँ पर जल की सुविधा होगी। जल भी कैसा होना चाहिए, मीठा होना चाहिए। खारे जल की मछली जो है कैसी होती है, जहरीली हो जाती है, जो खाने योग्य नहीं होती। तो मछली का पालन कहाँ करेंगे हम, जहाँ पर मीठा जल होगा। ठीक है, कृषि कार्य कहाँ करेंगे, जहाँ मिट्टी उपयुक्त होगी। ठीक है, पशुओं को हम कहाँ पालेंगे, जहाँ पर हमारे पास सुविधाएं पूरी होगी, मैदान होगा, खिलाने के लिए घास होगी। ठीक है, ये सब चीज़ किस में आती है, खान खोदना, लकड़ी चीरना, ये किस में आएगा, खान कहाँ खोदेंगे, जहाँ पर खनिज होंगे। लकड़ी का चीरने का काम होता है, ये भी एक व्यवसाय। जितने भी व्यवसाय होते हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं। लकड़ी चीरेंगे कहाँ, जहाँ पर लकड़ी की
सुविधा होगी। मरुस्थलों में तो लकड़ी जीने का काम होगा नहीं। तो ये सब क्या दिखाता है, हमारे मुख्य व्यवसाय को दिखाता है। अगला आता है कार्य कुशलता या जातीय लक्षण। नेक्स्ट आता है हमारा कार्य कुशलता और जातीय लक्षण। कार्य कुशलता और जातीय लक्षण से मतलब है कि कार्य कुशलता कहाँ अधिक होती है, जहाँ पर हम किसी काम को सीखते हैं। देखो दो चीज़ें आती हैं, एक कार्य कुशलता है, एक जातीय लक्षण है। जैसे कि जातीय लक्षण में किसान का बेटा को खेती करने के लिए सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो देख देख के ही इतना सीख चुका होता है कि उसे पूरा ज्ञान होता है कि मुझे कैसी कृषि करनी है, कैसी मिट्टी में क्या उत्पादन करना चाहिए। जबकि कार्य कुशलता क्या होती है कि हम किसी चीज़ को सीखते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं और उसके बाद में उस काम को करते हैं, वो कहलाती है हमारी कार्य कुशलता। अब हम इन चीज़ों का क्यों अध्ययन करते हैं, क्योंकि ये मानव भूगोल के विकास में काम आती है। ठीक है, इसके बाद में आती है हमारी उच्च आवश्यकताएं। उच्च आवश्यकताओं में हम शामिल करेंगे, सिंपल अगर लिखो तो यहाँ मनोरंजन, ये ही मुख्य है। क्योंकि प्राथमिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो हम उच्च आवश्यकताओं को सम्मिलित करते हैं। ये तो मनोरंजन तो मुख्य है ही, इसके साथ में हम जो शिक्षा लेते हैं वो सब भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। यानी इसके अंतर्गत शिक्षा, विज्ञान, धर्म, ये सब चीज़ें सम्मिलित करती हैं। क्योंकि हम शिक्षा के बारे में कब सोचते हैं, पहले हमारी आवश्यकताएं पूरी होंगी, फिर हम सोचेंगे कि हमें कुछ ज्ञान भी प्राप्त करना चाहिए। धर्म का प्रचार भी जब ही करते हैं जब हम लोग पेट भरे हुए हो। भूखे पेट, वो वाली कहावत सुनिए ना, भूखे पेट ना होए भजन गोपाला। तो अगर हमारा पेट खाली है तो धर्म भी हम कुछ भी नहीं करेंगे धर्म का, जब तक कि हमारा पेट भरा हुआ नहीं है। ठीक है, दूसरा आता है हमारा कला साहित्य और इसमें शामिल होती है सरकार। ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें कब होती है, ये सब उच्च आवश्यकता के अंतर्गत ही आती हैं, जिसके अंतर्गत हम इन सब का अध्ययन करते हैं।